हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का पहला प्रॉब्लम टू सम। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम इजी कैटेगरी का है। ठीक है, हम इसके लिए दो अप्रोच देखेंगे। एक देखेंगे ब्रूट फोर्स और दूसरा अप्रोच इसका ऑप्टिमल देखेंगे। ठीक है, जो ब्रूट फोर्स होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर होगी और ऑप्टिमल की बिग O ऑफ एन होगी। ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं इसको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम की? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक नम्स एरे गिवन है, एक टारगेट गिवन है। तो इसमें हमें दो एलिमेंट्स ऐसे निकालने हैं जिसका सम टारगेट हो जाए। जैसे मान लो 2 और 7 है, तो ये 0th 1 2 3, 0 1 इंडेक्स पर है, तो 2 + 7 9 हो रहा है। तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें 0, 1 को रिटर्न कर देना है, इनके इंडेक्स को। ठीक है, और अगर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जो टारगेट को सम करते हो, तो हमें रिटर्न करना है -1, -1। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी पहली अप्रोच क्या होगी? ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे? ऑल पेयर्स, हम सारे के सारे पेयर्स को निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं एक बार देखते हैं। 2, 7 का पेयर बन सकता है, 2, 11 का पेयर बन सकता है, 2, 15 का पेयर बन सकता है, और 7, 11 हो सकता है, 7, 15 हो सकता है, 11, 15 हो सकता है। इसके अलावा क्या और कोई और पेयर बन सकता है? कोई और पेयर पॉसिबल नहीं है। अब ये मैंने कैसे निकाला? देखो, हम एक स्ट्रक्चर्ड वे से निकालेंगे। सबसे पहले इस एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे। 2 से बनने वाले सारे पेयर्स को निकाल लेंगे। 2 से बनने वाले पेयर 7 के साथ बनाएगा, 11 के साथ बनाएगा, 15 के साथ बनाएगा। तो हमने इनके पेयर्स बना लिए। फिर 7 को फिक्स करके चलेंगे, तो 7 के साथ 11 का पेयर बना लिया और 15 का पेयर बना लिया। 7 के पीछे नहीं देखेंगे पीछे, क्योंकि उसका पेयर ऑलरेडी बन चुका है पीछे वाले नंबर के साथ। तो ये तो रिपीट हो जाएगा ना, 7, 2 का पेयर तो बन चुका है। 2, 7 और 7, 2 एक ही बात है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे। फिर हमें ये मिल गया। फिर 11 के लिए देखो, 11 के लिए आगे एक ही एलिमेंट है, तो ये इस एलिमेंट से पेयर बना लेगा। पीछे नहीं देखना, क्योंकि 11, 7 ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, 11, 2 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो आपको समझ में आया कि हमें पेयर्स कैसे निकालने हैं। अब इस लॉजिक को हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो देखते हैं। तो इस लॉजिक को सबसे पहले तो हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फ़िक्स करने वाला काम करे, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना आई पॉइंटर बिठा देते हैं और एक पॉइंटर ले लेते हैं जे, जो कि i+1 से चलना शुरू होगा, एक आगे से। तो जे यहाँ पे आके बैठ गया। अब पूछ लेंगे कि क्या नम्स i प्लस नम्स जे, क्या ये टारगेट के इक्वल है? ठीक है, हमें ये पूछना है। तो अगर इक्वल है तो अपने एरे में स्टोर करवा देंगे, फिल एरे। और अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, जे को आगे मूव करवा देंगे। तो ऐसे कर करके हम सारे के सारे पेयर्स को चेक कर लेंगे। और फिर जैसे ही जे यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद हम आई को अपडेट करके आगे बढ़ा देंगे और जे को फिर दोबारा आई के आगे से चलाना शुरू करेंगे। और हर बार चेक करवा लेंगे सम करके कि वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल मिल जाएगा तो हमें इसके इंडेक्सेस को आई और जे को एरे में डाल के उसको रिटर्न कर देना है। और अगर नहीं मिला हमें, लास्ट तक सारे के सारे पेयर्स एग्जीक्यूट करने के बाद भी हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? हम -1, को रिटर्न करवा देंगे। तो अब देख लेते हैं हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसका कोड बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमने एक एरे बना ली, ठीक है, और 2 साइज़ की बनाई है, क्योंकि हमें दो इंडेक्सेस की ही ज़रूरत है। हमारे पास दो एलिमेंट्स आएंगे ना जो टारगेट को सम करें। और इसको इनिशियलाइज़ कर लिया -1 और -1 से, दोनों को, ताकि अगर हमारा यहाँ पे रिटर्निंग कंडीशन ना आए, अगर ये कंडीशन कभी ट्रू ना हो कि दो एलिमेंट्स का सम टारगेट कभी भी ना आए, तो इस इफ के अंदर कभी जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से जब हम रिटर्न करेंगे अपने एरे को, तो -1, -1 रिटर्न हो जाए। देखो, हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। आउटर फॉर लूप में हमने आई को चलाया है, फिर जे को चलाया है, और जे को i+1 से स्टार्ट किया है हर बार। ठीक है, तभी तो पेयर्स मिलेंगे ना सारे। और इधर n-1 क्यों लिखा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है ना। हमने चेक कर लिया है दोनों एलिमेंट्स को सम करके कि टारगेट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है, इक्वल है, तो स्टोर कर लिया है इंडेक्सेस में और यहीं से रिटर्न कर दिया एरे को। कोई भी एक कंडीशन हमें निकालनी थी कि वो दोनों इसके इक्वल आ जाए। 2 से 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप कोई सा भी आंसर आपका ट्रू माना जाएगा।
अब एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी होगी। 2 7 और 11 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो आई 0 से शुरू हो रहा है, आई यहाँ पे रहेगा और जे कहाँ रहेगा, जे यहाँ पे, जे आई प्लस 1 से शुरू होगा तो जे यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, एन क्या है, एन की वैल्यू है 4 है ना साइज इसका। अब देखो, अब 2 + 7 9, तो ये तो यहीं पे ट्रू हो गया और यहीं से रिटर्न कर जाएगा 0,1 एरे में। तो इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, या फिर एग्जांपल यही रहने देते हैं हम। जो टारगेट है, टारगेट को हम 22 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये टारगेट को 26 कर लेंगे, ज़्यादा बाद में मिलेगा। आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, तो 2 + 7 करके चेक करेंगे, नहीं आया। फिर देखो, पहले अंदर वाली लूप ख़त्म होगी फिर आउटर वाली लूप अपडेट होगी, तो अंदर वाले को पहले ख़त्म करते हैं। फिर जे प्लस प्लस हो गया, जे यहाँ पे आ गया और जे कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 सेकेंड इंडेक्स पर है और जे लेस देन एन है, हाँ 4 से कम है, तो अभी ये चलेगा। और 0 + 2 ये दोनों प्लस होंगे, तो 2 + 11 इज़ 13, 13 इक्वल नहीं है तो वापस अपडेट होगा जे अभी भी 4 से छोटा है, तो 2 + 15 17, 17 26 के इक्वल नहीं है तो अपडेट होकर जे हो जाएगा 4। अब जैसे ही अब इसके ये इक्वल हो चुका है, छोटा नहीं है, तो ये लूप हमारी एंड हो गई और इसके बाद हम इसमें चले जाएंगे वेरी फर्स्ट लूप में जो हमारा आउटर लूप था। और i = 0 था तो i प्लस प्लस की वजह से i अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। i क्या बन चुका है, i 1 बन चुका है, तो 1 क्या, और हाँ इसमें 3 से चेक करना है क्योंकि 4 तो n है और n-1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 से छोटा है, हाँ 3 से छोटा है, तो अंदर वाला लूप रन करेगा j = i + 1 के लिए। तो i + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो j यहाँ से चलेगा। फिर j सेम इसके लिए चलेगा, 7 + 11 इज़ 18, तो 18 तो छोटा है, इससे इसके बराबर नहीं है। 7 + 15 22, ये भी इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये भी j हट जाएगा। फिर j का लूप ख़त्म हो गया, i अब दोबारा अपडेट होकर इधर आ जाएगा। अब आप देखो जो i है वो 2 हो चुका है, i 2 हो चुका है, तो j कहाँ से चलना शुरू होगा, j 3 से ही चलना शुरू होगा, तो j यहाँ पे आ जाएगा। तो 11 + 15 इज़ 26, तो अब हमारा कंडीशन रीच हो गया और हम क्या आंसर में रिटर्न कर देंगे, 2,3, इसमें 2 को इसमें 3 को स्टोर करके यहाँ से एरे को रिटर्न कर दिया, इनके इंडेक्सेस को। अब मान लो अगर ये 27 होता, हमें मिलता ही नहीं, तो फिर क्या होता, जे यहाँ से ख़त्म हो जाता, अब आई भी यहाँ से ख़त्म हो जाता क्योंकि आई की वैल्यू 3 हो जाती, जो कि 3 के इक्वल हो जाएगी, n-1 के इक्वल हो जाएगी, छोटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इधर n-1 क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पेयर्स निकाल रहे हैं, तो पेयर बनाने के लिए हम हमेशा आगे वाले एलिमेंट्स को खोज रहे हैं। तो आई अगर यहाँ पे आ गया तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम आई को यहाँ तक ही चलाएंगे ताकि इसके आगे सिर्फ एक एलिमेंट बचा रहे। तो आई और जे मिलकर एक पेयर बना लेंगे, तो हमें फालतू एक और आइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। जे एन टाइम चल रहा है ऑलमोस्ट, तो बिग O ऑफ n इंटू एन हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अंदर वाला लूप n टाइम चल रहा है और बाहर वाला n टाइम चल रहा है, तो n², बिग O ऑफ n² हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओ इसमें क्या होगी। हमने आंसर को रिटर्न करने के लिए एक एरे बनाई है, बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये एरे जो है वो कांस्टेंट साइज़ की है, इसका n से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ 1 ही आएगी। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, कांस्टेंट चीज़ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये भी n पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर ये 1000 होता ना फिर भी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती, क्योंकि वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपको ब्रूट फोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसको ऑप्टिमल में कैसे करेंगे। ऑप्टिमल तरीके को समझने के लिए आपको आना चाहिए हैश मैप। हैश मैप का यूज़ करके हम करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑप्टिमल तरीके से कैसे करना है। 2, 7, 11, 15 ये हमारा एरे हो गया। टारगेट क्या ले लें, टारगेट ले लेते हैं 26 ही। ठीक है, अब हम यहाँ से आइट्रेट करना शुरू करेंगे, आइट्रेशन तो करनी पड़ेगी ना, बट यहाँ पे हम आई और जे जैसी आइट्रेशन नहीं करेंगे। अच्छा देखो, नम्स आई प्लस नम्स जे इक्वल टू टारगेट कर देते हैं हम लोग, है ना। मैं मान लेता हूँ कि मैंने नम्स जे को x मान लिया, है ना। अब आप बताओ कि x की वैल्यू क्या निकलेगी, टारगेट माइनस नम्स आई। ठीक है,
तो अगर मुझे x मिल जाए, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, 11 पर हूँ, और मेरा टारगेट क्या है, टारगेट है 26, तो 26 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो अगर मुझे कहीं से पता चल जाए कि 15 इस एरे में है या फिर नहीं है, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई 15 इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तब तो ये कभी भी 26 को नहीं बना सकता, और अगर 15 प्रेजेंट है तो 15 और 11 मिलकर 26 ज़रूर बना देंगे। और हैश मैप में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है डॉट कंटेन्स की करके, तो हम उसका यूज़ करेंगे सर्च करने के लिए कि इसमें कोई है या नहीं है, क्योंकि हमें एक ही आंसर रिटर्न करना है ना, चाहे मल्टीपल भी आंसर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो इतने की हमें ज़रूरत है ना। अब देखो मान लो यहाँ पे है, 2 पे है, तो 2 पे पूछेंगे और कितने की तुम्हें ज़रूरत है, तो टारगेट बोलेगा कि मुझे और 24 की ज़रूरत है। कैसे पता, 24 + 2 = 26, ये मिलकर 26 बना देंगे। तो मैंने करंट वाले एलिमेंट को टारगेट में से माइनस किया है, तो मुझे नीडेड एलिमेंट मिल गया कि मुझे इतने की ज़रूरत है, नीडेड। तो क्या ये है एरे के अंदर, अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो नहीं है। फिर हम आगे बढ़ गए आई को लेके, आई यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे जब आई आया तो आई ने अपने आप को मैप में दे दिया कि मेरे को स्टोर कर लो, मैं आ चुका हूँ एक बार। तो 2 कहाँ पे आया है, 0 पे। हमें इंडेक्सेस को स्टोर करना है, इसलिए इसके वैल्यू में हम इंडेक्स डालेंगे, ठीक है ना। फिर 7 पे आएंगे, 7 से पूछेंगे कि तुम्हें कितने की ज़रूरत है 26 बनाने के लिए, तो ये बोलेगा मुझे 19 की ज़रूरत है। कैसे पता, 26 - 7 = 19। तो 19 भी इस एरे में नहीं है, मतलब एरे की बात नहीं कर रहे, पर हाँ अभी तक नहीं आया है 19। अगर आया होता तो हैश मैप में प्रेजेंट होता। तो हम क्या करेंगे, 7 को डाल लेंगे इसमें, 1 इंडेक्स पे 7 हमें मिल गया है। और मतलब हम इसको डाल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है कि मैं आपके आगे काम आ सकता हूँ, क्या पता आगे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए। क्योंकि अगर इसको 19 की ज़रूरत है तो आगे 19 मिलेगा, तो वो भी तो कहेगा कि मुझे 7 की ज़रूरत है, तो फिर कैसे पता करेंगे 7 है या नहीं, तो वो मैप बता देगा। अब 11 पे आ गए, तो 11 से पूछा इसको कितने की ज़रूरत है, इसने बोला कि मुझे 15 की ज़रूरत है। तो 15 के एरे में है, 15 नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। फिर आई अपडेट होकर इधर आ जाएगा और 11 को इधर डाल देगा और कहेगा मैं इंडेक्स 2 पर हूँ। फिर 15 पे आ गए, अब 15 से पूछेगा कि क्या मतलब इसको कितने की ज़रूरत है, तो ये बोलेगा मुझे 26 - 15, मुझे 11 की ज़रूरत है। तो अब चेक करेंगे कि मैप में 11 है या नहीं, तो देखो मैप में 11 पड़ा हुआ है ना, मैप हमें 11 दे देगा। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई कि मैप में है वो नंबर जितने की हमें ज़रूरत है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स निकालेंगे और इसका इंडेक्स निकालेंगे जहाँ पे करेंटली हम हैं, और उसको एक एरे में स्टोर करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। आपको अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और हमने इसका ड्राई रन भी अच्छे से कर लिया है। आप समझ लेते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया है 2 साइज़ का ही, ये तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसको हमें रिटर्न करना है। फिर से -1 इनिशियलाइज़ करवा लिया। एक मैप की ज़रूरत है इसलिए हमने मैप बना लिया। मैप की ज़रूरत है स्टोर करने के लिए प्रीवियस एलिमेंट्स को। एक लूप का यूज़ किया है हमने, है ना। अब देखो यहाँ पे करंट वाला एलिमेंट निकाल लिया कि ये हमारा करंट वाला एलिमेंट है 2, 7, 11 एंड 15। मान लो ये हमने निकाल लिया, ये हमारा करंट एलिमेंट है i = 3 पे। और नीडेड हमें कितने की ज़रूरत है, तो वो निकाल लिया कि टारगेट माइनस करंट, टारगेट में से करंट को माइनस कर दो, 26 - 15 11। अब पूछ लेंगे कि क्या कंटेन करता है, ये वाला एलिमेंट करता है, तो अगर करता है तो 0th इंडेक्स पर i वाले को स्टोर कर देंगे 3, और जो भी यहाँ से मिला उसको इधर स्टोर कर देंगे 3 2, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे एरे को कि हमें एक सोल्यूशन मिल चुका है। और अगर ये चीज़ नहीं हुई है ना, अगर यहाँ पे नहीं आया, तो मैप में करंट वाले एलिमेंट को डाल देंगे और उसका इंडेक्स डाल देंगे ताकि आगे हमें चेक करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे एरे को। अगर हमें कभी भी वो नीडेड एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसके अंदर कभी जाएगा नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -1, -1। अब एक बार इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, आप बताओ, इसमें हमने सिर्फ एक ही लूप का यूज़ किया है और ये लुकअप्स जो होते हैं ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होते हैं मैप के अंदर। तो बिग O ऑफ n हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसके अंदर एट मोस्ट n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ सकते हैं मैप के अंदर। हमने एक मैप बनाया है जो कि डिपेंड करता है n पे, तो बिग O ऑफ n हो जाएगी, ठीक है।
तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।